दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील रोहिला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपका फाइनेंशियल प्लानर, करियर प्लानर। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, आपके लिए टेंशन फ्री पेंशन की प्लानिंग करता हूं। कॉर्पोरेट प्लानिंग में मैं फैक्ट्री इंश्योरेंस करता हूँ, शॉप इंश्योरेंस करता हूँ और मोटर इंश्योरेंस करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन सी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट और प्लान। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी इंश्योरेंस एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से मिलते हैं तो आप वो फॉर्म जो भी आपको दिया जाता है उसको पढ़ना ना भूलें। जस्ट गो थ्रू द फॉर्म गाइडलाइंस, व्हाट आर द पॉइंट्स देयर, व्हाट आर द सेक्शंस देयर, आल्सो नॉट टू फॉरगेट टू रीड डिस्क्लेमर क्लॉज। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कहीं सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस फॉर्म में क्या क्या आप साइन कर रहे हैं, किस कंडीशन के लिए कहाँ कौन सा सिग्नेचर किया है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके, पोर्टल पे जाके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ज़रूर बनाएं, सो दैट वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहें। अपनी उस पॉलिसी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको अपडेट्स मिलते हैं और कुछ नया नया क्या चल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, अपडेट आते रहे। इससे इम्पॉर्टेंट एक बात यह है दोस्तों, जब हम कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाते हैं, हम अपना एक मोबाइल नंबर देते हैं, हम ईमेल आईडी देते हैं, हम अपना कोई इंफॉर्मेशन या डाटा देते हैं, कभी भी हम कोई डायरी नहीं बनाते। दिक्कत कहाँ आती है? 5 साल 10 साल पहले जो हमने कोई मोबाइल नंबर दिया है, कोई ईमेल आईडी दी है, आज वो ईमेल आईडी के हम पासवर्ड भूल चुके हैं, मोबाइल नंबर हमारा चेंज हो चुका है। आज हम जब उसमें लॉगिन करते हैं तो लॉगिन एक्सेस नहीं हो पाता, बिकॉज दे यूज टू आस्क व्हाइल वी आर फॉरगेटिंग पासवर्ड, दे यूज टू आस्क द ओटीपी नंबर। ओटीपी नंबर तो आपके मोबाइल या मेल आईडी पे गया है, मेल आईडी मोबाइल नंबर आपके मिस हो चुके हैं, पासवर्ड उनके मिस हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी उस इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखना, उस पर नज़र रखना, और दोबारा से एक ही पॉलिसी के लिए 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। दोस्तों, डायरी बनाना सीखें। जब भी कोई इंश्योरेंस की प्लानिंग करें, किसी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, आपका यूजर आईडी क्या है पोर्टल का, आपने पासवर्ड क्या बनाया है, आपने उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए, कौन सा मोबाइल नंबर, कौन सा आपने ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, और मोबाइल ओटीपी के लिए कौन सा मोबाइल नंबर दिया है। उसके साथ साथ आपकी जो प्लान नंबर है वो क्या है, टर्म कितना है, प्रीमियम कितने दिन पे करना है, मैच्योरिटी टर्म कितना है, हमारी मनी बैक भी है क्या उसमें, कुछ क्या हमारा कुछ उसमें मैच्योरिटी के बाद कोई टेंशन फ्री लाइफ टाइम पेंशन भी है क्या हमारा उसमें लाइफ टाइम फ्री रिस्कवर भी है। इफ यू आर मेकिंग ऑल द थिंग डॉक्यूमेंटेड, देन यू विल नेवर फॉरगेट कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट कब किया था। 10 साल पहले फाइल भी आप निकालेंगे तो आपकी नज़रों के सामने रहेगा कि आपने क्या चीज़ खरीदी थी और क्या आपको कब मिलने वाला है, कौन सी तारीख में मनी बैक आना है, कौन सी तारीख में आपके प्रीमियम वेव हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और कि कौन सी तारीख में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने जा रही है उस इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायरी बनाना सीखें। डायरी बनाएंगे तो कभी भी आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कभी नहीं भूल पाएंगे और आप जब चाहे तब आपके वो चीज़ें काम आ सकती हैं। दूसरा पॉइंट मेरा आपके लिए है कि जब भी आप कोई पॉलिसी या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने आधार, अपना अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर उस इन्वेस्टमेंट से लिंक कराएं, सो दैट जब आपको कभी कोई लोन की जरूरत पड़े, कोई रिटर्न की जरूरत पड़े, कोई मैच्योरिटी की जरूरत पड़े, कोई क्लेम की जरूरत पड़े, उस टाइम वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आए। सपोज कोई मनी बैक आ रहा है, आपने अपनी एनईएफटी डिटेल सारी दे रखी है, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा वो।
वेरेज यदि आपने अपना अकाउंट लिंक नहीं किया है, अपना मोबाइल नंबर और अपडेट नहीं किए हैं वो सब इन्फॉर्मेशन, तो कैसे वो एजेंसी, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन आप तक पहुंचेगा आपके मैच्योरिटी के लिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपने इन्वेस्टमेंट से ऑलवेज लिंक करके रखें। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी कोई मैच्योरिटी के लिए प्लान करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी आपकी टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल। दोस्तों जब भी हम कोई इंश्योरेंस या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे एडवाइजर जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि बेनिफिट तो मिलेंगे? आज आपको बताया गया कि उस टाइम 1 करोड़ रुपीस मैच्योरिटी मिलेगी, क्या वो 1 करोड़ टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है? आपको यदि ये ज्ञान है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसका ROI क्या आने वाला है, उसका IRR क्या है, आपको पता होना चाहिए। जो मैच्योरिटी मिलेगी 1 करोड़ दैट इज टैक्सेबल, और दूसरी जगह जैसे इंश्योरेंस हम LIC की बात करें दैट इज नॉन टैक्सेबल, आपको 1 करोड़ का 1 करोड़ मिलेगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इन्वेस्ट करते हैं वहां 90 लाख मिलता है, 10 लाख का दोस्तों आपको नुकसान हो जाता है। बहुत जरूरी है ये जानना मैच्योरिटी टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। दोस्तों LIC में यदि हम पेंशन प्लान भी लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल, मैच्योरिटी भी नॉन टैक्सेबल, आपकी पेंशन भी नॉन टैक्सेबल, और यदि क्लेम आता है तो क्लेम भी नॉन टैक्सेबल होता है। दोस्तों इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमिनी। याद रखिए नॉमिनी को हम जनरली जब कोई पूछता है कि भैया आपकी नॉमिनी का नाम क्या है, आप जनरली दे देते हैं नाम की संगीता। वाकई में आपकी वाइफ का नाम संगीता है, हम मानते हैं, मगर संगीता में स्पेलिंग क्या है? SANGITA भी संगीता है और SANGEETA भी संगीता है, संगीता कुमारी संगीता है और संगीता पांडे संगीता है, मगर हम इन पांडे कुमारी और इन चीज़ों को EE और I को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हम बोलते हैं वो सामने वाला लिख देता है। दोस्तों कभी भी आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो एजेंट होता है, आपका जो एडवाइजर है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऑलवेज गिव द नॉमिनी नेम एज पर द आधार। ऑल्सो जब हमें कोई क्लेम की जरूरत पड़ती है, हमारे परिवार को जब क्लेम की जरूरत पड़ती है, वहां नॉमिनी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब नॉमिनी की डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है, वेरीफाई की जाती है, पता चला आपकी नॉमिनी का जो नाम है उसमें SANGEETA है, वेरस उसके आधार में संगीता पांडे है, दैट कंपनी विल नेवर गिव द क्लेम टू संगीता बिकॉज नेम इज डिफर। दोस्तों आपको हमेशा ये याद रखना है कि ऐसी कोई एम्बिग्युइटी, कोई मिस्टेक यदि हुई है तो आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जाइए और वहां से वेरीफाई कीजिए कि मेरी नॉमिनी की डिटेल को वेरीफाई करें। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनी का अकाउंट में नाम क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉमिनी का आधार में नाम क्या है। तीसरा पॉइंट, नॉमिनी के पैन कार्ड में नाम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने LIC ली है, क्या मेरी पत्नी के अकाउंट का, आधार का और पैन कार्ड का नाम मेरे बॉन्ड पेपर से वेरीफाई होता है, मिलान खाता है। इफ नॉट, गेट इट करेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको 50,000 से ज़्यादा कोई रिटर्न मिलता है तो आपसे मांगा जाता है कि भैया आप अपना पैन कार्ड दीजिए। मैच्योरिटी हमेशा 50,000 एंड अबव ही होती है, क्लेम हमेशा, डेथ क्लेम वगैरह हमेशा मोर देन 1 लाख ही होते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनी के नाम को हम ऐसे ही ना लिखें और ऐसे ही किसी को ना बताएं। डॉक्यूमेंट में जो होता है वही करें, और डॉक्यूमेंट में देने के साथ साथ आज की डेट में जैसे महामारी आ रही है, बहुत से लोग अब नहीं रहे हमारे बीच,
उनके क्लेम की जरूरत जब पड़ेगी उस टाइम उन लेडीज़ को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे और कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉब्लम है। नो, इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपके उस एडवाइजर की है जिसने आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की। अपने एडवाइजर को आप हमेशा प्रोफेशनल ही चूज करें। यदि आपका इंश्योरेंस एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, बेस्ट परफॉर्मर है अपनी ब्रांच में, तो ऐसा जो एजेंट होता है वो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और नौसिखिए पे आपको कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं कि वो ऐसी कुछ चीज़ें लूफहोल छोड़ देता है और फिर बाद में क्लेम में आपको दिक्कत आती है, बहुत परेशानियां होती, लोगों का 1-1 साल तक क्लेम अटक जाता है। वो सब कारण केवल एक ये है कि आपने किसी कम एजुकेटेड किसी एडवाइजर से अपनी प्लानिंग कर ली, आपने एक कंपाउंडर के हाथ ऑपरेशन करवा लिया, वेरएस आपको जाना चाहिए था अपोलो में। क्रिटिकल बीमारी के लिए बड़े एक्सपर्ट सर्जन के पास जाया जाता है, न कि किसी कंपाउंडर वाले झोला छाप डॉक्टर के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा एक अच्छे से फाइनेंशियल प्लानर के हाथ में ही दें, किसी ऐसे ही किसी के भी हाथ में ना दे। पॉलिसी नहीं लेनी दोस्तों, प्लानिंग करनी चाहिए और प्लानिंग एक अच्छा सा प्लानर ही कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आपकी ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो है जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में डिस्क्लेमर क्लॉज होता है। डिस्क्लेमर क्लॉज, डिस्क्लेमर क्या होता है? वी विल नॉट गिव क्लेम इन सच सिचुएशंस। कुछ कंडीशंस होती हैं किसी भी कंपनी की, हर किसी कंपनी की डिस्क्लेमर क्लॉज वाली कुछ कंडीशंस होती हैं। उसको कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट जो एजेंट होता है, एडवाइजर होता है, वो आपको नहीं बताता है। दोस्तों, आपका अच्छा प्लानर वही होता है जो डिस्क्लेमर क्लॉज को जरूर आपको बताए और उन चीज़ों का आप ध्यान रखें सो दैट वो चूक ना हो, वो कमियां ना हो। दोस्तों, डिस्क्लेमर क्लॉज का मतलब ही आपका क्लेम विल नॉट बी ग्रांटेड, दे कंपनी कैन डिनाई योर क्लेम बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स जो ऑलरेडी आपके फॉर्म में उन्होंने लिखे थे। आपने फॉर्म में तो डिस्क्लेमर क्लॉज पढ़ा ही नहीं। दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी है। डिस्क्लेमर क्लॉज हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्क्लेमर क्लॉज में जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको कहीं दंगों में किसी की डेथ होती है, क्लेम नहीं देती। इंश्योरेंस लिया है, रिस्क कवर है, यू आर हैप्पी, आई हैव 1 crore ऑफ इंश्योरेंस फॉर माई फैमिली सपोर्ट, but if you are not there then family is not going to get even a single पैसा। why because disclaimer clause में ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया था, आपने नहीं देखा, फॉर्म साइन किया है, that is your mistake। company is not liable to pay your claim। very serious issue, you should always read disclaimer clause conditions for your investment। दूसरा पॉइंट, डिस्क्लेमर क्लॉज में यदि वार होता है, वार में हजारों लाखों आदमी मरते हैं, कोई भी बम गिर गया, न्यूक्लियर अटैक हो गया, कंपनी क्लेम नहीं देती। दोस्तों, आपका इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या है? उस टर्म इंश्योरेंस का फायदा क्या है जो आप सारी जिंदगी कहते आए हैं कि आपका 2 करोड़ का बीमा है बच्चों के सपोर्ट के लिए, 1 रुपया नहीं मिलता है। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डिस्क्लेमर क्लॉज में और भी कई सारी कंडीशंस आती हैं। भूकंप आ गया, भुज में भूकंप आया था, लाखों लोग मर गए थे। जिनका LIC में इंश्योरेंस था, भारतीय जीवन बीमा में जिसने इन्वेस्टमेंट किया था, उनका क्लेम गारंटीड मिला। और जिनका इंश्योरेंस कहीं दूसरी और कंपनियों में था जिसमें डिस्क्लेमर क्लॉज में ये क्लियरली लिखा था कि अर्थक्वेक नॉट कवर्ड, उनको कोई क्लेम नहीं मिला। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इन डिस्क्लेमर क्लॉज पे ध्यान रखें। कोई भी महामारी, वार, न्यूक्लियर, भूकंप, ये सब कवर नहीं करती, LIC सब कवर करती है।
इसलिए मैं आपको बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज मैंने शेयर किया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बहुत सारे कुछ अच्छी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। इसी तरह से कुछ अच्छे टॉपिक्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ जो एक कस्टमर को नॉलेज होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ द कंपनी। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आपको लगा है कि ये रियली आपकी लाइफ में एक इफेक्टिव रोल अदा करेंगी, आगे आने वाले टाइम में ये नॉलेज आपके काम आएगी, दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी यूट्यूब चैनल जो है उस पर जाएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको रेगुलर मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं सो दैट इन टिप्स का उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू, नमस्कार।